वेलकम अगेन। पार्टनरशिप का थर्ड लेक्चर है, तो प्लीज खत्म करते हैं इस पार्टनरशिप को। कुछ है नहीं इस पार्टनरशिप में, ऐसे इसने खौफ कर रखा है मासूम लोगों और मासूम बच्चों में। इसने क्या किया हुआ है? खौफ। इस खौफ को खत्म किया जाए। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल सेक्शन 17। सेक्शन 17 तक हमने इसको कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे, तो राइट्स एंड ड्यूटीज हमारा हो चुका था। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं। सर कुछ नहीं है इस एक्ट में, इट्स ए वेरी इजी एक्ट। पहली बात तो समझिए, ये पार्टनरशिप बहुत सिंपल एक्ट है, इसमें कुछ है नहीं। प्लीज लिखिए, इधर भी इम्प्लाइड आ गया। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय, कुछ सवाल लिखेंगे प्लीज। चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज चैप्टर 4 में। देखिए चैप्टर 4 का जो नाम है उसका नाम है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज। पर व्यक्तियों से भागीदारी का संबंध, भागीदारों का संबंध, पर व्यक्तियों से भागीदारों का संबंध। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज मतलब एक पार्टनर का थर्ड पार्टी से क्या संबंध रहेगा। सिंपल सी बात है सर, एक पार्टनर का थर्ड पार्टी से क्या संबंध रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें सवाल लिखिए, इसमें सवाल लिखिए, वुड डू अंडरस्टैंड बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। What do you understand by implied authority of partner? एक भागीदार को लिखिए, एक भागीदार के विवक्षित प्राधिकार, एक भागीदार के विवक्षित प्राधिकार से क्या तात्पर्य है। एक भागीदार के विवक्षित प्राधिकार से क्या तात्पर्य है। एक भागीदार के विवक्षित प्राधिकार से क्या तात्पर्य है। सेक्शन 18, सेक्शन 18 मतलब ऐसा, ये सर ये अब ये जो सेक्शन है मतलब ये इस बारे में बात करना चाह रहा है कि सर देखो हर चीज हम लोग लिख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आप मेरे पार्टनर हो, ठीक है ना सर, आप सपोज कीजिए आप मेरे बिजनेस पार्टनर है, तो मैं हर चीज लिख के नहीं दूंगा ना आपको कि कब काम करना है, वो कब काम करना है, कब। कॉमन सेंस में तो कोई चीज होती है ना सर। अरे सर आज पीछे से कोचिंग में कोई आ गया और मैं नहीं हूँ, मैनेज करना पड़ेगा ना कि कोई बच्चा आया है, कोई बच्चा कभी नाराज होकर आया है, कोई बच्चा कभी खुश होकर आया है। यू टू मैनेज ना, नाराज है तो नाराज क्यों है, हम क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं। यू टू मैनेज ना सर्टेन थिंग्स। हर चीज तो मैं लिख के नहीं दूंगा ना आपको। आपको भी तो अपना जो प्रूडेंशियल माइंड है उसको लगाना पड़ेगा। जो प्रूडेंस होनी चाहिए, रीजनेबल प्रूडेंस होनी चाहिए, तो युक्ति युक्त आपके अंदर वो होना चाहिए कि हाँ आप किसी चीज को समझते हो, आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सर पार्टनर अपने मन से क्या क्या काम कर सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा था सर, उधर इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सर इम्प्लाइड अथॉरिटी कि मेरे को क्या विवक्षित प्राधिकार है। लिखा नहीं है कहीं पर, लेकिन मेरे को होगा ना सर। जैसे बाकी चीज तो हमने लिख दी कि अकाउंट देख सकता है, ये काम कर सकता है। राइट्स और ड्यूटीज कल पढ़ी हमने, अकाउंट देखेगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा, लेकिन ये जो चीज है ये कहीं पे भी लिखी हुई नहीं। तो सवाल ये है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। लिखना स्टार्ट कीजिए सेक्शन 18 धारा 18, सेक्शन 18 से लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट लिखिए, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन। अब ये लाइन क्यों लिखवाई, देखो सर ऐसी बात है, इस एक्ट में कुछ जो चीज लिखी हुई है इस अधिनियम में, इसका मतलब क्या होता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि सर अगर कहीं पर इस अधिनियम में अगर मना किया हुआ है कि ये काम नहीं कर सकता या वो काम नहीं करेगा, तो वो काम उसको नहीं करना होगा। समझ में आई बात, कि वो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस नहीं चलाएगा, एक जैसा बिजनेस नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा। समझ में आई, एक जैसा ही बिजनेस नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन का मतलब ये होता है सर कि अगर इस अधिनियम में, अगर पार्टनरशिप एक्ट में कई चीज मना की हुई है तो फिर उस चीज को छोड़ दीजिए आप। आगे लिखिए, आगे लिखिए, ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ फर्म, ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ फर्म। समस्त भागीदार, समस्त भागीदार फर्म के कारोबार, समस्त भागीदार फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए, समस्त भागीदार। सेक्शन 18 लिखना स्टार्ट कीजिए, 5 लाइन छोड़ दीजिएगा सुनील। समस्त भागीदार फर्म के कारोबार के प्रयोजनों के लिए, फर्म के कारोबार के प्रयोजनों के लिए, ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म।
कारोबार के प्रयोजनों के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है, फर्म का अभिकर्ता होता है, फर्म का अभिकर्ता होता है, फर्म का अभिकर्ता होता है। जैसे क्या होता है सर, देयर इज ए टॉपिक एजेंसी, एक टॉपिक है सर एजेंसी, हम पढ़ेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, विशेष संविदा में पढ़ेंगे सर एजेंसी। इसको बोलते हैं अभिकरण। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकरण। अब एजेंसी जो वहां पे दिया हुआ है, एजेंसी जो वहां पे दिया हुआ है सर, एजेंसी में कौन होता है सर, जैसे प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे एजेंट होते हैं सर बहुत सारे, ठीक है सर, प्रिंसिपल के नीचे बहुत सारे एजेंट होते हैं। अरे सपोज कीजिए मेरे पास एजेंसी है, मैंने मार्केटिंग एजेंसी ली हुई है, कोई एसी का नाम बताओ, हाँ एसी का नाम बताओ ऐसा जो सबको पता हो। वोल्टास, टाटा वोल्टास, सबको पता है टाटा वोल्टास है। अरे भाई मैंने एजेंसी ले ली, राजस्थान में जितने भी वोल्टास के एसी बिकेंगे वो मैं ही बेचूंगा, मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट है। वोल्टास के एसी राजस्थान में किसी भी दुकान पे जो बिकेगा वो मेरे अंडर बिकेगा। हो सकता है ना सर मैं एजेंट अपॉइंट कर दूं, ये एजेंट सीकर का बिजनेस देखेगा, ये एजेंट कोटा का बिजनेस देखेगा, ये एजेंट नागौर का बिजनेस देखेगा, ऐसे मेरे सो इन सो फोर एजेंट अपॉइंट कर दिए हर जगह। ये एजेंट सीधा मेरे से संपर्क करते हैं और ये एजेंट पूरे सीकर में घूमता है और सीकर में जाके पूछता है कि सर वोल्टास कैसी चाहिए, तो ये कहता है 5 एसी, तो ये आगे डिमांड भेजेगा कि 5 एसी भेजिए फलाना दुकान पे, ये 15 एसी, नागौर में 15 एसी चाहिए फलाना दुकान को, कोटा में बोल रहा है सर 50 एसी चाहिए, तो अब मेरे पास वो भेज रहा है। ये काम करता है एजेंसी में, अभिकरण में जनरली हम ऐसे काम करते हैं, सब प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हैं लेकिन सब एजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है सेक्शन 18, यहाँ सेक्शन 18 बोल रहा है कि जो भी पार्टनर है ना वो एजेंट की तरह काम करते हैं। पार्टनर कौन होते हैं, जो यहाँ पे भागीदार हैं वो सब एजेंट की तरह काम करते हैं, मतलब ये सारे एजेंट की तरह काम करते हैं, यहाँ पर कोई प्रिंसिपल नहीं है, सब एक दूसरे से म्यूचुअली काम कर रहे हैं, ठीक है ना सर। इसी को दे कॉक्स वर्सेस हिकमैन, एक केस पढ़ा हमने कॉक्स वर्सेस हिकमैन का, उसमें भी ये बोला कि म्यूचुअल एजेंसी है, परस्पर अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे। मतलब कहने का मतलब समझिए सर कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ही नहीं है इनका कोई और ये तीनों एजेंट नहीं है, तीनों पार्टनर है, तो कहने का मतलब क्या है सर, ये फर्म के नाम पर यहां पर क्या होगा सर, ये प्रिंसिपल नहीं है, यहां पर हम प्रिंसिपल की जगह क्या ले लेंगे, यहां पर हम तीनों के जगह ले लेंगे प्रिंसिपल को काट के एक फर्म का नाम, किसका नाम ले लेंगे, यहाँ पे फर्म का नेम आ जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल नहीं है, अब सिर्फ फर्म का नाम है। ये तीनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कि क्या करने का है इनको, बात समझ में आई, लेकिन इस फर्म के लिए काम करते हैं। इस फर्म में 3 पार्टनर है। अब कल को मान लीजिए कोई भी चीज का नुकसान हुआ तो तीनों भुगतेंगे, फायदा हुआ तो तीनों भुगतेंगे, बात समझ में आई। दिस इज द वर्क, ये एक दूसरे से एजेंट की तरह काम करते हैं। एजेंट की तरह का काम करने का मतलब ये होता है कि सर कोई भी खुद के लिए काम नहीं कर रहा है, जैसे एजेंसी में क्या होता है, कोई भी खुद के लिए काम नहीं कर रहा, प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हैं। वैसे पार्टनरशिप में क्या होते हैं, पार्टनर एक दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पार्टनर किसके लिए काम कर रहे हैं, फर्म के लिए काम कर रहे हैं, बात समझ में आई। पार्टनर खुद के लिए थोड़ी काम कर रहा है। अरे आज अभिधान लॉ अकेडमी है, ये प्रोप्राइटरशिप के अंदर है। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति मालिक है इसका। अब जो एक ही व्यक्ति मालिक है वो किसी और के लिए थोड़ी काम कर रहा है, वो तो खुद के लिए काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कहने का मतलब समझिए, जैसे हम वहां पर क्या करते हैं, प्रिंसिपल उसके बिहाफ पर एजेंट काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एजेंट की जगह कौन आ जाएंगे, पार्टनर, और पार्टनर खुद के लिए काम नहीं कर रहा है, पार्टनर फर्म के लिए काम कर रहा है, बात समझ में आई। जैसे वहां पर एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, यहाँ पर पार्टनर फर्म के लिए काम कर रहा है। ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस समझिए, ठीक है ना सर। कोक्स और हिकमैन में ये सब बातें बोली है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए प्लीज, सेक्शन 19 any partner to run business in usual way, any partner to run business in usual way, any partner to run business in usual way, भागीदार जैसे जैसे फर्म चलाई जाती है, जैसे फर्म चलाई जाती है उसे प्रायिक रीति में चलाने का प्रयास करेगा वह आबद्ध होगा, उसे प्राय रीति में चलाने का प्रयास करेगा वह आबद्ध होगा। एनी पार्टनर टू रन बिजनेस इन यूजुअल वे and he can bind the firm, पैराग्राफ जनरल किए, he is authorized to do such acts
he is authorized to do such acts, he is authorized to do such acts. फर्म को आबद्ध करने, फर्म को आबद्ध करने करने का भागीदार को, भागीदार को, फर्म को आबद्ध करने का भागीदार को प्राधिकार, प्राधिकार, प्राधिकार प्रदत्त है, प्राधिकार प्रदत्त है, जिसे विवक्षित प्राधिकार कहते हैं, जिसे विवक्षित प्राधिकार कहते हैं, जिसे विवक्षित प्राधिकार कहते हैं, जिसे विवक्षित प्राधिकार कहते हैं। He is authorized to do such act by which he can bind the firm, by which he can bind the firm, by which he can bind the firm. It is called implied authority. 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 आगे लिखिए, but this authority not for following act, but this authority not for following act, परंतु ये प्राधिकार, परंतु ये प्राधिकार निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा, परंतु ये प्राधिकार निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा, परंतु ये प्राधिकार निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा। सर ऐसा है, तुमको इम्प्लाइड अथॉरिटी है, बहुत अच्छी बात है, तुमको विवक्षित प्राधिकार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर कुछ काम ऐसे हैं जो इम्प्लाइडली नहीं है, ठीक है ना सर, ठीक है सर, ये काम नहीं कर सकते, मतलब आप इम्प्लाइड अथॉरिटी है लेकिन ये जो लिखेंगे हम इस सब में नहीं, ये सब काम वो नहीं कर सकता। पहला लिखिए आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, पहला लिखिए आर्बिट्रेशन, माध्यस्थम, माध्यस्थम। दूसरा लिखिए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। सर खुद के नाम पर बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता, ठीक है ना सर, बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट, बैंक का खाता, बैंक का खाता, सी लिखिए प्लीज। कॉम्प्रोमाइज, सर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता पार्टनर, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज समझौता, समझौता, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश, रिलिंक्विश, समझौता या त्याग, समझौता या त्याग, ये सब नहीं कर सकता सर। डी पॉइंट लिखिए, समझौता या त्याग, डी पॉइंट लिखिए। विड्रॉल द सूट, विड्रॉल द सूट और प्रोसीडिंग, विड्रॉ द सूट और प्रोसीडिंग, विड्रॉ द सूट और प्रोसीडिंग। वाद या कार्रवाई का प्रत्याहरण, वाद या कार्रवाई का प्रत्याहरण, वाद या कार्रवाई का प्रत्याहरण। ये पॉइंट लिखिए प्लीज, ये पॉइंट लिखिए। एडमिट द लायबिलिटी, एडमिट द लायबिलिटी, दायित्व को स्वीकृत नहीं करेगा, दायित्व को स्वीकृत नहीं करेगा, दायित्व को स्वीकृत नहीं करेगा, दायित्व को स्वीकृत नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज। एफ लिखिए प्लीज। कैन नॉट अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैन नॉट अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति अर्जित नहीं करेगा, स्थावर संपत्ति अर्जित नहीं करेगा। कैन नॉट अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी पॉइंट लिखिए सर, जी लिखिए प्लीज। ही कैन नॉट ट्रांसफर, ही कैन नॉट ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ही कैन नॉट ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ही कैन नॉट ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्थावर संपत्ति अंतरित नहीं करेगा, स्थावर संपत्ति अंतरित नहीं करेगा। अगला लिखिए। ही कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप, ही कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप, फर्म की ओर से भागीदारी में सम्मिलित नहीं होगा, फर्म की ओर से भागीदारी में सम्मिलित नहीं होगा, फर्म की ओर से भागीदारी में सम्मिलित नहीं होगा। इसको याद करने का एक हमने एंटर इनटू पार्टनरशिप, इसको याद करने का जब मैं इसको तैयार करता था तो इसको कहता था एबीसी वाटे, ऐसे करके इसको याद किया हुआ था मैंने कि पार्टनर क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी में काम नहीं करेगा, ठीक है ना सर, बाकी सारे काम करेगा लेकिन ये काम नहीं करेगा। जैसे आर्बिट्रेशन, मध्यस्थम में नहीं, ऐसा नहीं कि
फर्म का किसी के साथ विवाद चल रहा था और उसको बोल दिया पार्टनर ने कि ठीक है मैं ऑथराइज करता हूं, हम लोग माध्यस्थम में जाएंगे। देखिए फैसला होता है मेजोरिटी से, हमने लिखा ना सर कल, अरे कल लिखा था ना राइट में, देखिए मेजोरिटी से फैसला होगा, बहुमत से फैसला किया जाएगा। दूसरा बैंक अकाउंट, ऐसा नहीं खुद के नाम से बैंक अकाउंट डाल लिया। तीसरा कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश नहीं कर सकता सर, समझौता नहीं कर सकता, किसी भी दावे के भाग का त्याग नहीं कर सकता, मामले को विड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है सर। या फिर कोई भी लाइबिलिटी को, किसी भी दायित्व को स्वीकृत नहीं कर सकता, कोई भी चीज अक्वायर नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं करेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के नाम पर, ना उसको बेचेगा, आपको फर्म की कोई प्रॉपर्टी उसको बेचेगा नहीं, और नहीं नहीं पार्टनरशिप में एंटर करेगा, एंटर इनटू एनी पार्टनरशिप, बात समझ में आई, सिमिलर काइंड की कोई भी चीज में एंटर नहीं करेगा, ठीक है सर। लिखिए सेक्शन 20, सेक्शन 20 लिखिए, पार्टीज बाय कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड, पार्टीज बाय कॉन्ट्रैक्ट कैन एक्सटेंड, पार्टीज बाय कॉन्ट्रैक्ट कैन एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट अबो इम्प्लाइड अथॉरिटी, अबो इम्प्लाइड अथॉरिटी, अबो इम्प्लाइड अथॉरिटी। देखिए भागीदार, भागीदार संविदा द्वारा, भागीदार संविदा द्वारा, भागीदार संविदा द्वारा उपरोक्त 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 विवक्षित, उपरोक्त विवक्षित प्राधिकार को, उपरोक्त विवक्षित प्राधिकार को, प्राधिकार को, प्राधिकार को नहीं, प्राधिकार का, उपरोक्त विवक्षित प्राधिकार का विस्तार या निर्बंधन कर सकते हैं, विस्तार या निर्बंधन कर सकते हैं, विस्तार या निर्बंधन कर सकते हैं, विस्तार या निर्बंधन कर सकते हैं। सेक्शन 21, धारा 21 लिखिए प्लीज, वेरेवर देयर इज इमरजेंसी, वेरेवर देयर इज इमरजेंसी, जहां कहीं भी आपात है, जहां कहीं भी आपात है, जहां कहीं भी आपात है, then it is a duty of partner to act as an prudent person, then it is a duty of partner to act as an prudent person। आपात है तो ये तो ये तो ये भागीदार का कर्तव्य होगा कि तो ये भागीदार का कर्तव्य होगा कि वह मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह कार्य करे, तो वह मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह कार्य करे, तो वह मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह कार्य करे। सेक्शन 22, सेक्शन 22 लिखिए प्लीज, wherever execution on the behalf of the firm, wherever execution on the behalf of the firm, जहाँ कहीं भी भागीदार, जहाँ कहीं भी फर्म, ऐसे लिखिए जहाँ कहीं भी फर्म की ओर से, फर्म की ओर से, जहाँ कहीं भी फर्म की ओर से किसी कार्य को निष्पादित किया गया हो, जहाँ कहीं भी फर्म की ओर से किसी कार्य को निष्पादित किया गया हो, wherever execution on the behalf of the firm, then firm shall be liable, then firm shall be liable। तो उस मामले में फर्म दायित्वधीन होगी, तो उस मामले में फर्म दायित्वधीन होगी, फर्म दायित्वधीन होगी। कोई भी काम, कोई भी पार्टनर, किसी भी कोई भी सर पार्टनर कोई भी काम करता है फर्म के नाम से करता है, और कोई भी कार्य जो फर्म के नाम से एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है ना सर, अरे फर्म के नाम से कोई भी कार्य का निष्पादन हुआ है तो फर्म उसके लिए दायित्वधीन है। एक और लाइन लिख लीजिए इसमें, एक और लाइन लिखिए इसमें, the firm is bind for the acts of his partner, the firm is bind for the acts of his partner। फर्म उसके भागीदार द्वारा किए गए कार्यों के लिए आबद्ध होगी, फर्म उसके भागीदार द्वारा किए गए कार्यों के लिए आबद्ध होगी। सेक्शन 23 लिखिएगा प्लीज, सेक्शन 23 लिखिएगा प्लीज, if partner has given any admission, if partner has given any admission against the firm, if partner has given any admission against the firm, यदि भागीदार द्वारा फर्म के विरुद्ध साक्ष्य दिया गया है, फर्म के विरुद्ध साक्ष्य दिया गया है,
फर्म के विरुद्ध साक्ष्य दिया गया है तो ऐसी स्वीकृति को साक्ष्य माना जाएगा, तो ऐसी स्वीकृति को साक्ष्य माना जाएगा। then it shall be considered as evidence, then it shall be considered as evidence, then it shall be considered as evidence. There is one section, section 21, example में लिखना सर, section 21 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है सर, अब जो भी सेक्शन है इसका ऊपर नीचे को तुम करके देख लेना। एक सेक्शन था 21 में सर मैंने आपको लिखवाया था भारतीय राष्ट्रीय दिन पढ़ाते वक्त, व्हाट इज द एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन। एक सवाल लिखवाया था मैंने, आपको एविडेंशियरी वैल्यू, वहां पे एक सवाल लिखवाया था मैंने आपको, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एडमिशन। एक सवाल वहां पे लिखवाया था मैंने आपको, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एडमिशन, स्वीकृति का साक्षिक महत्व, स्वीकृति का साक्षिक महत्व। सवाल लिखिए प्लीज, स्वीकृति का साक्षिक महत्व, जैसे लिखवा रहा हूं, जैसे डायग्राम बनाऊंगा ना सर वैसे ही लिखते रहेगा, ठीक है ना सर। स्वीकृति का साक्षिक महत्व, मैंने ऐसे करके डायग्राम बनाया था, फेवर और अगेंस्ट। फेवर में मैंने लिखा था इररिलेवेंट और अगेंस्ट में मैंने लिखा था रिलेवेंट। लिखिए पक्ष विरुद्ध, पक्ष विरुद्ध, इधर लिखिए विसंगत, इधर लिखिए सुसंगत, पक्ष विरुद्ध, पक्ष विरुद्ध, विसंगत सुसंगत। मतलब कहने वाला क्या होता है सर, अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर एडमिशन करता है, स्वीकृति देता है अगेंस्ट द फर्म, मान लीजिए एक फर्म के ऊपर केस है और फर्म के ऊपर कोर्ट के अंदर केस चल रहा है सर, ठीक है ना सर। एक लॉ फर्म, एक फर्म है उसके ऊपर केस चल रहा है, एक पार्टनरशिप फर्म है उसके ऊपर केस चल रहा है। वकील साहब ने पूछ लिया कि आपकी फर्म क्या इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है ना सर। मान लीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था कि आपकी फर्म इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, पार्टनर बोला यस। तो आप ये जो पार्टनर है तीनों, इन्होंने अपने ही फर्म के अगेंस्ट क्या दे दिया है, एडमिशन कर दिया सर। अपने ही फर्म के अगेंस्ट क्या कर दिया, स्वीकृति प्रदान कर दी। आपने कोई भी फैक्ट को एडमिट कर लिया और जैसे एडमिशन किया, एडमिशन जब खुद के विरुद्ध होता है तो वो क्या होता है सर, सुसंगत होता है। पार्टनरशिप में इसको अलग से सेक्शन बना दिया इन लोगों ने, और जो सेक्शन बनाया है इसी का नाम क्या है सर, इसी का नाम क्या है, 23 डायग्राम बना लीजिएगा सर। अगर आप एडमिशन करते हैं तो रिलेवेंट होता है, लेकिन अगर आप फेवर में बोलते हैं, अरे सर आप कहते हो कि नहीं 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 हमारी फर्म तो कुछ नहीं करती सर, इसके भी एक्सेप्शंस हैं कुछ। अब वो डायग्राम तुम देख लेना जाके, अभी नहीं उसको डिस्कस कर रहा मैं। लिखिए प्लीज, नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 24, नोटिस टू पार्टनर shall be considered as notice to the firm, notice to partner shall be considered as notice to the firm। यदि भागीदार को सूचना दी गई है, यदि भागीदार को सूचना दी गई है तो इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि फर्म को सूचना दे दी गई है, इसका अर्थ यह है कि फर्म को सूचना दे दी गई है, इसका अर्थ यह है कि फर्म को सूचना दे दी गई है, सिवाय, सिवाय पैराग्राफ से लिखना, सिवाय एक्सेप्ट फ्रॉड, पैराग्राफ से लिखना एक्सेप्ट फ्रॉड, एक्सेप्ट फ्रॉड, एक्सेप्ट फ्रॉड। ठीक है सर, एक फर्म है उसमें 3 पार्टनर है, समझिए की बात, समझिए एक बार इधर, 3 पार्टनर है एक फर्म के अंदर, एक फर्म में 3 पार्टनर है। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स इन द फर्म। अब फर्म में जब 3 पार्टनर है तो सर ऐसा था, एक आदमी था एक्स, उस आदमी ने इन्फॉर्म कर दिया इनको, इस ए को इन्फॉर्म कर दिया कि देख यार मैं वो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर रहा हूँ, अभी भी टाइम है, आपने नई माल खरीदा तो कैंसिल कर देना। लेकिन सर ए नहीं बता पाता ये चीज, ठीक है सर, ए नहीं बोलता बाकी लोगों को ये बात, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि आप अगर इसको बोल रहे हो, आप अगर ए को बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने फर्म को इन्फॉर्म कर दिया। आपने अगर किसी एक्टिव पार्टनर को कह दिया तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबको पता लग गया। सेक्शन 24 इस बारे में बात करता है, सर मैंने किसी एक्टिव पार्टनर को बोल दिया कि यार मैं नहीं ले पाऊंगा इस ऑर्डर को, तू कैंसिल कर देना, जो तेरे को काटना है उसको काट ले और बाकी पैसा दे देना। तो इसका मतलब क्या है सर, कि मैंने फर्म को इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन इसका एक्सेप्शन बनता है फ्रॉड, कपट। देखो सर ऐसा है कि पहले एक्स ने
कपटता पूर्वक मतलब फ्रॉडुलेंटली एग्रीमेंट में आए, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। फर्म के नाम पर एग्रीमेंट में आया एक्स, इसका इंटेंशन ही क्या था, फ्रॉड करने का। अगर इसका उद्देश्य ही कपट करने का था तो फिर नहीं माना जाएगा ये, क्योंकि देखो ऐसी बात है जहां पर भी ये फ्रॉड आ जाता है ना सर, ये सब कुछ विशिएट कर देता है। विशिएट मतलब होता है सब कुछ दूषित कर देता है सर। फ्रॉड एक ऐसी चीज है, कपट एक ऐसी चीज है, तो जो जहां आएगा ना सर वो हर चीज को कपट कर देगा। देयर इज ए मैक्सिम, एक्स डोलो मालो नॉन ऑर्किटर एक्सियो, देयर इज ए मैक्सिम। मैक्सिम लिखिए, एक्स डोलो मालो नॉन ऑर्किटर एक्सियो। इसका मतलब क्या होता है, नो कोज ऑफ एक्शन अराइजेस आउट ऑफ ए फ्रॉड, नो कोज ऑफ एक्शन अराइजेस आउट ऑफ ए फ्रॉड। कपट, कपट के फलस्वरूप, कपट के फलस्वरूप, कपट के फलस्वरूप कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होगा। कपट के फलस्वरूप कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होगा, कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होगा। सेक्शन 25 लिखेंगे प्लीज, सेक्शन 25 लिखेंगे प्लीज, इंपोर्टेंट सेक्शन है सर। देखिए इसमें, एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड सीवियरली लाइबल, एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड सीवियरली लाइबल। हर भागीदार संयुक्ततः और पृथकतः दायी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर ये। हर भागीदार संयुक्ततः और पृथकतः दायी होगा। सर ऐसा है, मान लीजिए 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी। सर ए ने कहीं से फर्म के नाम पर, सर ए ने कहीं से फर्म के नाम पर 2 करोड़ रुपए उठा लिए। ए ने कहीं से फर्म के नाम पर 2 करोड़ रुपए उठा लिए। समझने की कोशिश कीजिए इधर एक बार। ए ने कहीं से फर्म के नाम पर 2 करोड़ रुपए उठा लिए। ए ने फर्म के नाम पर 2 करोड़ रुपए उठा लिए कहीं से। इसने एक्स से 2 करोड़ रुपए ले लिए फर्म के नाम पर, ठीक है सर। ये ए और बी अल्टीमेटली मिले हुए थे, दोनों 1-1 करोड़ रुपए लेके चंपत हो गए, ठीक है सर। दोनों 1-1 करोड़ रुपए लेके क्या हो गए, चंपत हो गए सर। दोनों भाग गए, पीछे मिला सर सी। तो सर सी जो मिला ना पीछे, तो सी से 2 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे, सी से 2 करोड़ रुपए वसूल लिए जाएंगे, क्योंकि आप पार्टनरशिप में हो। देखिए यहां पर जो शब्द है ना, यहां पर जो शब्द दिया हुआ है वो ये है कि पार्टनर्स जॉइंटली और सीवियरली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखो सर संयुक्त रूप से तो ये होता है कि सर मान लीजिए, संयुक्त रूप से तो मतलब क्या होता है कि सर जैसे ए भागा लेकिन बी को पकड़ लिया, तो फिर 2 करोड़ में से 1 करोड़ ये देगा, 1 करोड़, इसको बोलते हैं जॉइंटली। अगर ए बी सी तीनों पकड़ाई में आ गए, तो 66 लाख 66 लाख 66 लाख तीनों देंगे। लेकिन अगर कोई नहीं पकड़ाई में आया तो ये है पृथकता। जो मिलेगा उसको पैसा भरना पड़ेगा, जो मिलेगा उसको पैसा भरना पड़ेगा। याद करो हमारी फर्स्ट क्लास पार्टनरशिप की, हमने कहा था देखो सर सिर्फ प्रॉफिट में ही आपका शेयर है तो आप पार्टनर नहीं है, आपकी लायबिलिटी भी होनी चाहिए। समझ में आई बात। आप नुकसान जब होता है तो उस टाइम पर आप जॉइंटली और सेवरली अगर लायबल हो तो आप पार्टनर हो। सेक्शन 25 इंपोर्टेंट है सर, ठीक है ना सर। तभी तो फिर यहां से नया कंसेप्ट आ गया, यहां से नया कंसेप्ट आया एलएलपी। एलएलपी का 2008 का एक्ट है, इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब क्या होता है, पार्टनर जब एंटर करते हैं तो पार्टनर बोल देते हैं कि देख फर्म को कोई भी नुकसान होगा ना भविष्य में, मैं सिर्फ 50 लाख तक ही जिम्मेदार हूं। तो जब मान लीजिए इसने अगर एलएलपी में था और ए और बी पैसा खा के भागे 1 करोड़ रुपया, और सी अगर एलएलपी में है तो सी बोल सकता है कि मैं आई एम ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर 50 लाख, मैं 2 करोड़ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं सिर्फ 50 लाख रुपए के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि एलएलपी में मैं पार्टनर हूं। मेरी लायबिलिटी को मैंने क्या कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है, मैंने अपने दायित्व को सीमित कर दिया है। सीमित दायित्व भागीदारी है ये। मतलब पार्टनर्स अपनी लायबिलिटी को फिक्स भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सर वही पकड़ाए में आए। देखिए सेक्शन 25 है ना, इसका रिप्रिकॉशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ में आई बात। सेक्शन 25 का रिप्रिकॉशन बहुत ज्यादा है, मतलब प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप अगर जॉइंटली पकड़ाए में आओगे, तीनों पकड़ लिए तो तीनों से पैसा लेंगे, जो मिलेगा उससे पैसा लेंगे पृथक। इसका मतलब ये होता है सर जो मिला मार्केट में, अरे सर आप मार्केट में मिल गए गुपचुप खाते हुए, वही आपको पकड़ के धर लिया कि पैसा निकाल,
बिकॉज यू आर ए पार्टनर ना। लेकिन अगर आप एलएलपी में हो तो आप बोलोगे देख मेरी ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 50 लाख रुपए दूंगा, कोर्ट चल ले, तो बोला कोर्ट चल ले, इतने रुपए तेरे बनते हैं, ठीक है ना सर। लिखिए, नाउ देयर इज ए न्यू कंसेप्ट, नाउ देयर इज ए न्यू कंसेप्ट, नाउ देयर इज ए न्यू कंसेप्ट with respect to limited liability partnership, with respect to limited liability partnership, with respect to limited liability partnership. परंतु पैराग्राफ परंतु 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 2008 में एक नया अधिनियम जोड़ा गया, जिसे सीमित दायित्व भागीदारी कहा गया, ठीक है ना। मतलब पार्टनरशिप में आपकी लायबिलिटी क्या होती है सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, आपका असीमित दायित्व है। आपका क्या है सर, असीमित दायित्व। देखिए पार्टनरशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी लायबिलिटी क्या है सर, इट्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट सेक्शन लिखेंगे 26, अरे नेक्स्ट सेक्शन लिखेंगे 26, अगला सेक्शन लिखिए 26। wherever any partner does wrongful act, wherever any partner does wrongful act, जहां कहीं भी किसी पक्षकार द्वारा फर्म के लिए सदोष कार्य किया गया है, जिससे कि पर व्यक्ति को हानि या क्षति कारित हुई है, जिससे कि पर व्यक्ति को क्षति या हानि कारित हुई है। wherever any partner does wrongful act by which third person suffers loss or injury, then firm is liable to same extent as the partner, then firm is liable to the same extent as the partner. तो फर्म उसके लिए उसी विस्तार तक दायी है, जहां तक कि वह भागीदार है, सेक्शन 27 लिखेंगे प्लीज, सेक्शन 27 लिखेंगे, सेक्शन 27 लिखिए प्लीज। पॉइंट नंबर 1, wherever any partner received any amount from third person, wherever any partner received any amount from third person, जहां कहीं भी किसी भागीदार को पर व्यक्ति से धन या संपत्ति प्राप्त हुई है, पर व्यक्ति मतलब है थर्ड पार्टी, ठीक है ना सर। पर व्यक्ति से धन या संपत्ति प्राप्त हुई है तथा ये संपत्ति भागीदार द्वारा दुरुपयोजन की जाती है, and the partner has misappropriated the property, दुरुपयोजन की जाती है, then the firm shall be liable, तो फर्म हानि की प्रतिपूर्ति करेगी, एक हेडिंग डालिए प्लीज। What do you mean by holding out of a partner?
किसी भागीदार के व्यपदेशन से क्या तात्पर्य है, किसी भागीदार के व्यपदेशन से क्या तात्पर्य है? देखिए होल्डिंग आउट या होल्डिंग ओवर, बहुत सारे इसको नाम दिए गए हैं। होल्डिंग आउट, होल्डिंग ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। 2 मिनट समझ में आ जाएगा तो इजी से कंसेप्ट है। होता क्या चीज है सर, उसको समझ लीजिए। अब समझने की कोशिश कीजिएगा सर, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक फर्म है, उसका नाम है आरसीएम। आरसीएम, उसमें 3 पार्टनर है, रमेश, चंदू, मोहन। एक फर्म है आरसीएम, उसमें 3 पार्टनर है, रमेश, चंदू, मोहन। आर का रमेश, सी का चंदू और एम का मोहन। आरसीएम, फर्म का नाम आरसीएम है, रमेश, चंदू, मोहन। ठीक है सर, ये 3 पार्टनर है। अब इनकी फर्म जो है ना वो काम करती है विद रेस्पेक्ट टू, विद उसकी फर्म काम करती है विद रेस्पेक्ट टू, सपोज कीजिए प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी की फर्म काम करती है। प्रॉपर्टी सेल, परचेज, ये काम करती है, मतलब जमीन खरीदना बेचना, मकान खरीदना बेचना, ये सेल परचेज का काम करती है इनकी फर्म। ठीक है, अब आज सपोज कीजिए एक आदमी है एक्स, वो ये लोगों को बोलता फिर रहा है कि मैं आरसीएम का क्या हूं सर, मैं आरसीएम का पार्टनर हूं। क्या हूं मैं, ये बोलता है कि एक्स क्या आता है कि मैं आरसीएम का पार्टनर हूं सर। और ये क्या करता है, मार्केट में जाके बोलता है कि मैं आरसीएम का पार्टनर हूं और आप मुझसे प्रॉपर्टी खरीदिए, आप मुझसे प्रॉपर्टी खरीदिए। मतलब ये आरसीएम के नाम पर अगर धंधा स्टार्ट कर दे, आज मान लीजिए एक आदमी जो कि पार्टनर नहीं है, लेकिन वो लोगों को प्रिटेंड करता है डेट आई एम द पार्टनर, डेट आई एम द पार्टनर। ठीक है, तो वो वैसे ही जिम्मेदार होगा कि अब तूने मान लीजिए इसने वादा कर लिया कि आरसीएम के नाम पर वादा कर लिया कि एक मकान है, ये मैं आपको 2 करोड़ रुपए में दिला दूंगा। ठीक है, लोगों ने सोचा कि ये एक बड़ा नाम है, ठीक है, दिला देगा मकान, क्योंकि मकान की जो एक्चुअल रेट है, मकान की एक्चुअल रेट है 3 करोड़। लेकिन इसको लगा कि यार भाई कंपनी के साथ है तो पार्टनर है, पार्टनर साहब बोल रहे, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। कल को जब सच्चाई मालूम पड़ी तो इस आदमी को लगता है स्टॉपल, क्या लगता है, विबंध लगता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर स्टॉपल है, प्रोमिसरी स्टॉपल। अब इसको बोलेंगे कि भाई देख तूने वादा किया है, तूने खुद को पार्टनर बताया, चल ठीक है तू पार्टनर नहीं था मान लिया, लेकिन तेरे ऊपर लग गया स्टॉपल, अब तो ये मकान जो है ये मेरे को इस पार्टी को 2 करोड़ रुपए में ही देगा। समझ में आई? कोई भी आदमी खुद को प्रिटेंड करता है कि भाई मैं वो फलाना आदमी हूं, तो फिर अगर उसके कहने के बाद उस आदमी ने कोई स्टेप ले लिया, स्टॉपल यही तो होता है ना सर, वेरेवर एनी पार्टी बाय एक्ट ओमिशन डिक्लेरेशन represent himself and the other party did some act, then later on neither the person nor his legal representative shall be liable for it। ये सब है कि कोई भी पक्षकार अगी अपने कृत्य, आचरण या लोभ द्वारा किसी व्यक्ति को होना बताता है तथा उसके उपरांत कोई कार्य किया जाता है, तो बाद में न तो उसके पक्षकार होगी, कोई भी चीज चेंज होगी। तो कहने का मतलब क्या है, इस आदमी ने बोला कि मैं 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में दिलाऊंगा, मैं आरसीएम का काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं रमेश, चंदू और मोहन इनके लो फर्म में इनकी जो पार्टनर, इनकी फर्म में मैं भी पार्टनर हूँ, ठीक है ना सर, तो मैं आपको 3 करोड़ का 2 करोड़ में दिलाऊंगा। तो कोर्ट बोल सकता है इसको आके, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर। बात समझ में आई? देयर इज वन प्रोविजन, सेक्शन 109 एविडेंस एक्ट 1872। देखिए वहां पे था कि पार्टनर, एजेंट, प्रिंसिपल, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसको होता है जो डिनाई करता है कि नहीं मैंने इस अथॉरिटी में काम नहीं किया, जो कि उसको प्रत्याख्यान करता है। आप ये प्रोविजन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा उनको, ठीक है ना सर। देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इन पूरे टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि आरजीएस में बहुत डिटेल्स में आता नहीं है। आरजीएस में होगा और ये 1-1 2 नंबर के आते हैं सर, तो 1-1 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा हम लोग एफर्ट नहीं पुट करेंगे, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। लिखना स्टार्ट कीजिए। Wherever any person by words spoken or written, wherever any person by words spoken or written or by conduct
और बाय कंडक्ट, जहां कहीं कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित, जहां कहीं कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित या अपने आचरण द्वारा व्यपदेशन करता है कि wherever any person by words spoken or written or by conduct represent himself व्यपदेशन करता है कि वह किसी फर्म में भागीदार है, represent himself, that he is the partner of a firm, आगे लिखिए, he shall be liable as if he was partner, as if he was partner व्यपदेशन करता है कि वह किसी फर्म में भागीदार है, तो वह उसी प्रकार दायी होगा जैसे कि वह भागीदार है। आगे लिखिए, however this rule does not apply on following, हालांकि ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता, पॉइंट नंबर ए, after the death of partner business continues, जहां भागीदार की मृत्यु के पश्चात कारोबार पुराने फर्म के नाम से चालू है, सेकंड पॉइंट लिखिए, इट डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर्स, यह अप्राप्त व्यय पर लागू नहीं होता, नेक्स्ट लिखिए, इट डज नॉट अप्लाई ऑन टोर्टियस लायबिलिटी, यह अपकृत्य दायित्व पर लागू नहीं होता, नेक्स्ट वन लिखिए, इट डज नॉट अप्लाई टू इंसॉल्वेंट, यह दिवालिये व्यक्तियों पर लागू नहीं होता, सेक्शन 29 लिखिए प्लीज, wherever any partner has transferred any interest, then transferee shall not do following things, जहां कहीं भी भागीदार द्वारा अपने हित को अंतरित किया गया है, तो अंतरिती निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा, पॉइंट नंबर 1, कंडक्ट द बिजनेस, पॉइंट नंबर 1, कंडक्ट द बिजनेस, कारोबार का संचालन, पॉइंट नंबर 2, इंस्पेक्शन ऑफ द अकाउंट्स बुक्स, फर्म की बहियों का निरीक्षण, पॉइंट नंबर सी लिखिए, सी को काट दीजिए, पैराग्राफ लिखिए, बट सच ट्रांसफररी हैज फॉलोइंग राइट, परंतु उस अंतरिती को निम्नलिखित अधिकार होंगे, पॉइंट नंबर ए, शेयरिंग प्रॉफिट, लाभ के अंश को प्राप्त करने का,
लाभ के अंश को प्राप्त करने का, लाभ के अंश को प्राप्त करने का। सेकंड पॉइंट लिखिए, when dissolution to see the books of account, when dissolution to see the books of account, जहां कहीं फर्म विघटित हुई है, जहां कहीं फर्म विघटित हुई है, जहां कहीं फर्म विघटित हुई है, तो 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 लेखों के परीक्षण का, तो लेखों के परीक्षण का, तो लेखों के परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए, कैन माइनर्स टू बी एडमिटेड, कैन माइनर्स टू बी एडमिटेड as the beneficiary of partnership firm, as the beneficiary of partnership firm, can minors to be admitted as the beneficiary of the partnership firm। क्या अप्राप्त व्ययों को, क्या अप्राप्त व्ययों को, क्या अप्राप्त व्ययों को भागीदारी के फायदों में, भागीदारी के फायदों में, भागीदारी के फायदों में सम्मिलित किया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। ऐसा है सर, इस बात सुनिए, सपोज कीजिए 3 पार्टनर थे, एक कोई बिजनेस में 3 पार्टनर थे सर, अब इसकी डेथ हो गई, ठीक है ना, जो एक ही जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 3 पार्टनर थे, पार्टनर की डेथ हो गई है, वाइफ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इनको एक बेटा है जो कि 16 साल का है, ठीक है ना, ऐसे इंटेलिजेंट है, 16 साल का है, और वो बिजनेस में ही उसका ध्यान है। बाकी पार्टनर क्या उसको पार्टनर बना सकते हैं क्या? जो माइनर है 18 साल का नहीं हुआ ना सर, क्या इसको पार्टनर बना सकते हैं क्या? इसके ऊपर बात की गई सेक्शन के अंदर। तो सर ऐसा रूल ऐसा बोलता है, रूल ऐसा कहता है कि अगर ये कंटिन्यू करता है ना सर, तो इसको माइनर की जो लाइबिलिटी है, माइनर की लाइबिलिटी, माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं है, मतलब जब तक वो माइनर ही रहेगा, जब तक वो अप्राप्त व्यय है, तब तक उसका कोई भी उसके ऊपर जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, इसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट पहुंचता रहेगा घर। जिस दिन ये 18 का हो जाएगा ना सर, 18 का हो जाएगा, इसको बोलेंगे डिसाइड कर कि क्या तू पार्टनर जुड़ना चाहता है या पर तू पार्टनर नहीं जुड़ना चाहता। अगर वो कहता है पार्टनर जुड़ना चाहता है तो वो अपनी सीरीज चलती रहेगी। अगर वो बोलता है कि मेरे को पार्टनर नहीं बनना, तो जो भी उसका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट सब निकाल के पकड़ा देंगे और उसको पार्टनरशिप से हटा देंगे। बात समझ में आ गई? समझे बात को? लिखिए, पॉइंट नंबर 1, नो माइनर कैन बी पार्टनर इन द फर्म, no minor can be partner in the firm, no minor can be partner in the firm। किसी अप्राप्त व्यय को, किसी अप्राप्त व्यय को फर्म में भागीदार नहीं बनाया जा सकता, फर्म में भागीदार नहीं बनाया जा सकता, फर्म में भागीदार नहीं बनाया जा सकता, परंतु बट नो माइनर कैन बी पार्टनर इन द फर्म, बट परंतु परंतु बट बट ठीक है ना सर। पॉइंट नंबर ए, मतलब हम माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन उसको ये रिलीफ दे सकते हैं। अब रिलीफ कौन कौन से दे सकते हैं उसके बारे में बात की गई है, लिखिए पॉइंट नंबर ए, all partners are agree, then admit in the benefit of partnership। if all partners are agree, then admit in the benefit of partnership। यदि समस्त भागीदार सम्मति प्रदान करते हैं, यदि समस्त भागीदार सम्मति प्रदान करते हैं, तो फायदों में सम्मिलित किया जा सकेगा, तो फायदों में सम्मिलित किया जा सकेगा, तो फायदों में सम्मिलित किया जा सकेगा। सेकंड पॉइंट लिखना सर, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो क्या था, नो माइनर कैन बी पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब कोई भी अप्राप्त हुए फर्म में भागीदार नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट लिखना आप, ठीक है ना सर। सच माइनर हैव फॉलोइंग राइट, सच माइनर हैव फॉलोइंग राइट, इस अप्राप्त व्यय को निम्नलिखित अधिकार होंगे, निम्नलिखित अधिकार होंगे, निम्नलिखित अधिकार होंगे। पॉइंट नंबर ए, टू शेयर इन द प्रॉफिट, लाभों का अंश पाने का, लाभों का अंश पाने का, टू शेयर इन द प्रॉफिट, टू शेयर इन द प्रॉफिट, लाभों का अंश पाने का, टू शेयर इन द प्रॉफिट। बी पॉइंट लिखिए, कैन सी एंड इंस्पेक्ट द अकाउंट, कैन सी एंड इंस्पेक्ट द अकाउंट, कैन सी एंड इंस्पेक्ट द अकाउंट, लेखाओं 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 को देख और निरीक्षण कर सकेगा, लेखाओं को देख और निरीक्षण कर सकेगा। कैन सी एंड इंस्पेक्ट द अकाउंट,
एंड टेक कॉपी ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो, एंड टेक कॉपी ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो, नकल भी प्राप्त कर सकेगा, नकल भी प्राप्त कर सकेगा, नकल भी प्राप्त कर सकेगा, नकल भी प्राप्त कर सकेगा। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, पॉइंट नंबर थर्ड लिखेंगे, बट शेल नॉट डू फॉलोइंग थिंग, परंतु निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा, परंतु निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना सर। दूसरा पॉइंट कौन सा था अपना, कि कौन कौन से अधिकार है। अब तीसरा पॉइंट है कौन कौन से कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना, बट शेल नॉट डू फॉलोइंग थिंग्स। पॉइंट नंबर ए, he cannot sue other partner for profit, he cannot sue other partner for profit, he cannot sue other partner for profit, वह अन्य भागीदारों के विरुद्ध वाद नहीं ला सकेगा, वह अन्य भागीदारों के विरुद्ध वाद नहीं ला सकेगा। एक्सेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक्सेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सिवाय सिवाय फर्म को विघटित करने के, सिवाय फर्म को विघटित करने के, मतलब अगर फर्म खत्म करनी है तो वो सूट फाइल कर सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जा सकता है। 48 49 इसका सेक्शन अभी हम करेंगे थोड़ी देर में ना, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब कब होता है। लेकिन ऐसा नहीं प्रॉफिट के लिए, कोई फायदे के लिए, लाभ के लिए उस केस फाइल कर दिया उसने, भाई तेरे को दे रहे, वही बहुत बड़ी बात है, अब तो उसके लिए भी केस फाइल करेगा, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज। if he files a suit for dissolution of firm, if he files suit for the dissolution of firm, यदि वह विघटित करने के लिए वाद लाता है, यदि वह विघटित करने के लिए वाद लाता है, तो उसके अंश का मूल्यांकन किया जाएगा, तो उसके अंश का मूल्यांकन किया जाएगा। देन हिज शेयर, देन हिज शेयर बी वैल्यूड, देन हिज शेयर बी वैल्यूड अंडर सेक्शन 48, अंडर सेक्शन 48, तो उसके अंश का मूल्यांकन किया जाएगा, जो कि धारा 48 के अनुरूप होगा, जो कि धारा 48 के अनुरूप होगा, जो कि धारा 48 के अनुरूप होगा, जो कि धारा 48 के अनुरूप होगा। चौथा पॉइंट लिखेंगे, wherever minor was included for the profit, wherever minor was included for the profit, जहां कहीं भी अप्राप्त व्यय को लाभ में सम्मिलित होने के लिए, अप्राप्त व्यय को लाभ में सम्मिलित होने के लिए, लाभ में सम्मिलित किया गया था, होने के लिए नहीं, लाभ में सम्मिलित किया गया, जहां कहीं भी किसी अप्राप्त व्यय को लाभ में सम्मिलित किया गया था, एंड ही हैज अटेन्ड मेजोरिटी, एंड ही हैज अटेन्ड मेजोरिटी, तथा अब वह प्राप्त व्यय हो गया है, तथा अब वह प्राप्त व्यय हो गया है, एंड ही हैज अटेन्ड मेजोरिटी, देन ही हैव टू इलेक्ट, देन ही हैव टू इलेक्ट, तो उसे तो उसे तो उसे तो उसे प्राप्त व्यय होने के, तो उसे प्राप्त व्यय होने के 6 माह के भीतर चुनना होगा कि, तो उसे प्राप्त व्यय होने के 6 माह के भीतर चुनना होगा कि, देन इलेक्ट ऑन अटेनिंग 6 months of majority, then elect on attaining 6 months of majority। डायग्राम बनाएंगे सर, डायग्राम बनाएंगे। अब माइनर जो है ना सर चुनता है सर, ठीक है ना, ये सब सर बड़ा सवाल आता है, ये ऐसे बिग क्वेश्चन आरएस में पूछा जाता है। अब उसको क्या चीज चुननी पड़ती है, इसको देखेंगे एक बार, उसको क्या चीज चुननी पड़ती है। देखिए, इफ ही wants to remain as a partner, यदि वह भागीदार के तौर पर रहना चाहता है, यदि वह भागीदार के तौर पर रहना चाहता है, इफ ही डज नॉट want to continue as a partner, then if he does not want to continue as a partner, रहना चाहता है, यदि वह
भागीदार के तौर पर नहीं रहना चाहता, यदि वो भागीदार के तौर पर नहीं रहना चाहता। तो जैसे ही सर वो हुआ 18.5 साल का, कितने साल का हुआ, 18.5 साल का हुआ, तो उसको फिर मौका दिया जाएगा चुनने का कि तेरे को पार्टनर बनना है या फिर इफ यू वांट टू बी पार्टनर, और आपको कंटिन्यू नहीं करना है, इसको मौका दिया जाएगा उस टाइम पर। इसमें लिखिए, अगर वो चाहता है पार्टनर की तरह काम करना तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे इसमें, ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज, ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज एज माइनर, ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड एज माइनर, अप्राप्त व्यय की तरह ही समस्त अधिकार व कर्तव्य होंगे, अप्राप्त व्यय की तरह ही समस्त अधिकार व कर्तव्य होंगे, until he give notice, until he give notice, जब तक कि वो सूचना, जब तक कि वो सूचना, जब तक कि वो सूचना नहीं दे देता, जब तक कि वो सूचना नहीं दे देता, जब तक कि वो सूचना नहीं दे देता। इधर लिखेंगे प्लीज, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे इधर, shall have the same rights, shall have the same rights as minor, shall have the same rights as a minor, अप्राप्त व्यय की तरह ही अधिकार प्राप्त होंगे, अप्राप्त व्यय की तरह ही अधिकार प्राप्त होंगे, जब तक की सूचना नहीं दे देता, जब तक की सूचना नहीं दे देता। मतलब दोनों केसेस में क्या करना पड़ेगा सर, सूचना देनी पड़ेगी उसको, भाई तू चाहता क्या है, तू पार्टनर देना चाहता है या नहीं रहना चाहता, दोनों में सूचना देनी पड़ेगी सर, ठीक है। देखिए, आफ्टर नोटिस, आफ्टर नोटिस he is liable to third party, after notice he is liable to third party for the firm, liable notice, after notice he is liable to third party for the firm। सूचना देने के उपरांत, सूचना देने के उपरांत, इसमें लिखना, सूचना देने के उपरांत वह फर्म के नाम पे, वह फर्म के नाम पे, वह फर्म के नाम पर, वह फर्म के नाम पर व्यक्ति के लिए दायी होगा, पर व्यक्ति के लिए दायी होगा, पर व्यक्ति के लिए दायी होगा, मतलब थर्ड पर्सन के लिए उसकी लायबिलिटी अब अराइज हो जाएगी। जैसे उसने सूचना दी ना कि हाँ भाई मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है सर, उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। his liability from the day on which he was included, his liability from the day on which he was included, उसका दायित्व, इसी में लिखना सर, उसका दायित्व, उसका दायित्व उस दिन से माना जाएगा, उस दिन से माना जाएगा, उस दिन से माना जाएगा जब से उसे भागीदार के तौर पर सम्मिलित किया गया, जब से उसे भागीदार के तौर पर सम्मिलित किया गया है, जब से उसे भागीदार के तौर पर सम्मिलित किया गया है, किया गया है। इधर लिखना, सेकंड पॉइंट लिखिए इधर, आफ्टर नोटिस he is not liable for the act of firm, after notice he is not liable for the act of firm, सूचना देने के उपरांत, सूचना देने के उपरांत वह, सूचना देने के उपरांत वह, सूचना देने के उपरांत वह फर्म में किए गए कार्यों के लिए दायी नहीं होगा, फर्म में किए गए कार्यों के लिए दायी नहीं होगा, ठीक है। स्टार लगा के लिखना इधर, थर्ड इधर इधर आके स्टार लगा के एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, इफ एनी पार्टी, if any, इसलिए if any person, if any person fails to give such notice, fails to give such notice, he shall become a partner, he shall become a partner of the firm, of the firm on the expiry of, he shall become a partner of the firm on the expiry of 6 months, on the expiry of 6 months। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति सूचना देने में असफल रहता है, यदि कोई व्यक्ति सूचना देने में असफल रहता है, असफल रहता है, तो वह 6 माह के भीतर ही, 6 माह के भीतर ही, नहीं इसे लिखिए, तो वो 6 माह के अवसान के पश्चात, तो वह 6 माह के अवसान के पश्चात स्वतः ही भागीदार हो जाएगा, तो वह 6 माह के अवसान के पश्चात स्वयं ही भागीदार हो जाएगा, स्वतः ही भागीदार हो जाएगा, ठीक है।